नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग। पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग एमए थर्ड सेमेस्टर के एक प्रश्न पत्र के रूप में है और डॉक्टर हंसा व्यास इस किताब की लेखिका है और इसी किताब में से एक विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अगर ये विषय आपके सिलेबस में है तो ज़रूर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और जानना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं। ये है ऐतिहासिक स्थल रूपनाथ। ऐतिहासिक स्थल क्या होते हैं ये पहले मैं आपको बता दूं। ऐतिहासिक स्थल वे होते हैं जहां पर हमें पुरातात्विक रूप से वे चीज़ें मिलती हैं जिनका संबंध इतिहास से होता है। यानी कि अगर आपका घर आज से 50 साल बाद वो एक ऐतिहासिक स्थल हो जाएगा। यानी कि जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाई गई इमारतें थी वे आज ऐतिहासिक स्थल के रूप में जानी जाती है, क्योंकि उनका एक इतिहास है और इतिहास के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उनका संबंध है। इसीलिए हमें ये पढ़ना होता है कि कौन से ऐतिहासिक स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है। इससे हमें न केवल उस व्यक्ति के वास्तुशिल्प का पता चलता है बल्कि उसकी भव्यता का भी पता चलता है कि वो किस लेवल की इमारतें बनवाता था। आइए जानते हैं रूपनाथ और जानने का प्रयास करते हैं कि रूपनाथ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण स्मारक रूपनाथ। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उल्लेखनीय यह स्थल जबलपुर के पश्चिम की ओर कैमूर पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा हुआ है। ये हुई इसकी भौगोलिक स्थिति। जबलपुर जिसे जवाला नामक एक ऋषि के नाम पे इसका नाम पड़ा और जिसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है और त्रिपुरी यहाँ का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम पहले ही सेशन कर चुके हैं। अब देखते हैं इसकी ऐतिहासिक महत्वता के बारे में। यह स्थल मौर्यकालीन है। मौर्यकाल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अंतिम सम्राट बृहद्रथ तक। मौर्य सम्राट अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख यहाँ स्थित है। यह अशोक के समय का एक प्राचीन मंदिर है। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार अनादिकाल से यहाँ पर राम सीता लक्ष्मण के नाम पर तालाब बने हुए हैं। ये इसका ऐतिहासिक स्थल है और जिसके लिए रूपनाथ जाना जाता है उनमें सबसे प्रमुख है तिगवा का मंदिर। दोस्तों, तिगवा का मंदिर प्रारंभिक गुप्त शैली का है। यानी कि जो प्रारंभिक गुप्त शैली का मंदिर हमें देखने को मिलता है वो तिगवा का मंदिर है। यह मंदिर जबलपुर जिले में स्थित है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूपनाथ है, रूपनाथ का संबंध मौर्य काल से है और मौर्य काल के बाद ही गुप्त काल आता है। यानी कि गुप्त काल के लोगों ने भी यहाँ पर अच्छा खासा विकास किया और जो तिगवा का मंदिर है वो प्रारंभिक गुप्त शैली में हमें देखने को मिलता है। यह मंदिर कंकाली देवी के नाम से भी विख्यात है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह प्रारंभिक गुप्त शैली के मंदिर में सर्वोत्कृष्ट है। साधारणतया गुप्तकालीन मंदिरों में गंगा यमुना की मूर्तियां प्रवेश द्वार के निचले भाग में अंकित है, लेकिन इस मंदिर में इनका स्थान प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग के कोने में है। तिगवा प्रारंभिक गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है और तिगवा का मंदिर कई मायनों में हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। सबसे महत्वपूर्ण की तो यह है कि हमें पता चलता है कि जो गुप्त काल है उस समय की जो वास्तुशिल्प शैली कैसी है, यानी कि मंदिरों को किस तरह से बनाया जाता था, इसके बारे में हमें पता चलता है। साथ ही हम यहाँ पर इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं और तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर किसी चीज़ की कमी आपको नज़र आ रही हो वीडियो के दौरान या फिर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आप ये तिगवा के मंदिर की शैली देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्तंभों को बनाया गया है और कैसे ये मंदिर का स्ट्रक्चर है ये आप
अच्छे से देख सकते हैं और आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये देखकर कि गुप्तकालीन शैली किस तरह की हुआ करती थी। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जिनके ज़रिए आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो गुप्तकालीन शैलियाँ हैं या फिर तेगवा का मंदिर है उसमें हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो समाप्त हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके काम का रहा होगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अथर्ववेद में लिखा है, सही रास्ता कौन सा है। दूसरों को देखकर अपना रास्ता न चुनें, अपने मन को जागृत करें, अपने अनुभवों को इकट्ठा करें और अपने लिए रास्ता स्वयं तय करें। ज़रूरी नहीं कि आज का युवा या तो एंटरप्रेन्योर बन रहा है, उद्यमी बन रहा है या फिर आईएएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आप वो चुनिए जो आप चाहते हैं। हर चीज़ के लिए समय दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आईएएस बनना है तो यूपीएससी की तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मेरी तरह वीडियोस बना सकते हैं तो आप वो कीजिए। अपने मन में जो है उसे निकालिए और उसमें प्रयोग कीजिए। अगर सच में आप वो चाहते होंगे तो आपका मन लगेगा और आप ज़रूर सफल होंगे, वरना एक नई सीख आपको मिलेगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।